अरे ओ रुचि! अखबार पढ़ते हुए जब रुचि ने ध्यान हटाकर अपने पिता रामपाल की तरफ देखा, तब वह बोली, क्या है बापू, क्यों चिल्ला रहे हो? अखबार की खबरें पढ़कर सुना ना। पास आकर रामपाल बोले, मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगी बापू। चिढ़ाते हुए रुचि अपने बापू से बोली, क्यों नहीं सुनाएगी तू? अरे मैं अंगूठा छाप हूं ना, इसलिए ज्यादा भाव खा रही है। जाओ बापू, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे रुचि, तू तो नाराज हो गई। मनाते हुए रामपाल बोले, तुझे हमने पढ़ाया, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया और बचपन से ही खेती बाड़ी में लगा दिया, इसलिए तुझसे कहना पड़ रहा है। कह दिया ना बापू, मैं नहीं सुनाऊंगी। ए रुचि, सुना देना। देख, दिनेश की खबर आई होगी। वही खबर तो पढ़ रही थी, तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अच्छा रुचि, पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? अरे बापू, पुलिस भी तो बिकी हुई है। अखबार में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सब लीपापोती है। पैसे वालों का कुछ नहीं बिगड़ता है बेटी, कहकर रामपाल ने अफसोस जताया। फिर पल भर रुक कर बोला, अरे मरना तो अपने जैसे गरीब का होता है। हाँ बापू, तुम ठीक कहते हो, मगर ये क्यों भूल रहे हो, रावण और कंस जैसे अत्याचारियों का भी अंत हुआ। फिर दिनेश जैसा आदमी किस खेत की मूली है? बड़े जोश से रुचि बोली। मगर रामपाल ने कहा, वह जमाना गया रुचि, अब तो जगह जगह रावण और कंस आ गए हैं। अरे बापू, निराश मत होना, दिनेश जैसे कंस को मारने के लिए भी किसी न किसी ने जन्म ले लिया है। यह तू नहीं, तेरी पढ़ाई बोल रही है। तू पढ़ी लिखी है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है, मगर यह इतना आसान नहीं है जो तू सोच रही है। आजकल ज़माना बहुत खराब हो गया है, देखते जाओ बापू, आगे आगे क्या होता है। कहकर रुचि ने अपनी बात कह दी, मगर रामपाल की समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए बोला, ठीक है रुचि, तू पढ़ी लिखी है, इसलिए तू सोचती भी ऊंचा है। मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू थोड़ी देर बाद रोटी लेकर वहीं आ जाना। ठीक है बापू, जाओ, मैं आ जाऊंगी, रुचि ने बेमन से कहकर बात को खत्म कर दिया। रामपाल खेत पर चला गया। रुचि फिर से अखबार पढ़ने लगी, मगर उसका ध्यान अब पढ़ने में नहीं लगा। उसका सारा ध्यान दिनेश पर चला गया। दिनेश आज का रावण है, इसे कैसे मारा जाए, इस बात पर उसका सारा ध्यान चलने लगा। उसने खूब घोड़े दौड़ाए, मगर कहीं से हल मिलता नहीं दिखा। काफी सोचने के बाद आखिरकार रुचि ने हल निकाल लिया। तब उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। दिनेश और कोई नहीं, इस गांव का अमीर किसान है। उसके पास ढेर सारी खेती बाड़ी है। गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली है। उसके यहाँ नौकर चाकर हैं। खेत नौकरों के भरोसे ही चलता है। रकम लेकर ब्याज पर पैसे देना उसका मुख्य पेशा है। गांव के जितने गरीब किसान हैं, उनको अपना गुलाम बना रखा है। गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलना उसका काम है। पूरे गांव में उसकी इतनी धाक है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता है। इस तरह इस गांव में दिनेश नाम के रावण का राज चल रहा था। उसके कहर से हर कोई दुखी था। रुचि, रोटियां बन गई हैं, बापू को खेत पर दे आ। माँ कौशल्या ने जब आवाज लगाई, तब वह अखबार एक तरफ रखकर माँ के पास रसोई घर में चली गई। रुचि बापू की रोटियां लेकर खेत पर जा रही थी, मगर विचार उसके सारे दिनेश पर टिके थे। आज की अखबार में यही खबर खास थी कि उसने अपने फार्म पर गांव के मांगीलाल की लड़की चमेली की इज्जत लूटी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी, मगर ऊपरी जबान से कोई कुछ नहीं कह रहा था कि चमेली की इज्जत दिनेश ने ही लूटी है। जब रुचि खेत पर पहुंची, तब बापू खेत में बने एक कमरे की छत पर खड़े होकर पक्षी भगा रहे थे। वह भी ऊपर चढ़ गई। देखा कि वहां से उसकी पूरी फसल दिख रही थी। रुचि बोली, बापू रोटी खाओ, लाओ गुलेल दो, मैं पक्षी भगाती हूँ। ले बेटी, संभाल गुलेल, मगर किसी पक्षी को मार मत देना, कहकर रामपाल ने गुलेल रुचि के हाथों में थमा दी और खुद वहीं पर बैठकर रोटी खाने लगा। रुचि थोड़ी देर तक पक्षियों को भगाती रही, फिर बोली, बापू आपने ये कमरा बहुत अच्छा बनाया है, अब मैं यहाँ पढ़ाई करूँगी। क्या कह रही है रुचि, यहाँ तू पढ़ाई करेगी? क्या यह पढ़ाई करने की जगह है? हाँ बापू, जंगल की ताज़ा हवा जब मिलती है, उस समय में दिमाग अच्छा चलेगा। अरे बापू, मना मत करना। अरे रुचि, मैंने आज तक मना किया है जो अब करूँगा? अच्छा, पढ़ लेना यहाँ, तेरी जो इच्छा है वह कर।
हार मानते हुए रामपाल बोला। रुचि खुश हो गई। उसका कमरा इतना बड़ा है कि वहां वह अपनी योजना को अंजाम दे सकती है। इस मकान के चारों ओर मिट्टी की दीवारें हैं और दरवाज़ा भी है। एक खाट भीतर है, रस्सी और बिजली का इंतज़ाम भी है। फसलें जब भरपूर होती हैं तब बापू कभी-कभी यहाँ पर सोते हैं। मतलब वह सब कुछ है जो वह चाहती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। रुचि दिन में आकर अपने खेत वाले कमरे में पढ़ाई करने लगी। क्योंकि इस समय फसल में अंकुर फूट रहे थे, इसलिए बापू भी खेत पर बहुत कम आते थे। पढ़ाई का तो बहाना था। वह रोजाना अपने काम को अंजाम देने के लिए काम करती थी। अब रुचि सारी तैयारियां कर चुकी थी, फिर मौके का इंतजार करने लगी। इसी दौरान बापू का उसने पूरा भरोसा जीत लिया था। इसी बीच एक घटना हुई। बापू के गहरे दोस्त जो उज्जैन में रहते थे, उनकी अचानक मौत हो गई। तब बापू 13 दिन के लिए उज्जैन चले गए। तब रुचि का मिशन और आसान हो गया। रुचि का खेत ऐसी जगह पर था जहां कोई भी बाहरी शख्स आसानी से नहीं देख सकता था। अब वह आज़ाद हो गई, इसलिए इंतज़ार करने लगी दिनेश का। बापू के ना होने के चलते रुचि अपना ज़्यादा समय खेत में बने कमरे पर बिताने लगी। सुबह कॉलेज जाती थी, दोपहर को वापस गांव में आ जाती थी और फिर खेत में फसल की हिफाजत के बहाने पक्षियों को भगाती और खुद अपने शिकार का इंतज़ार करती। अचानक रुचि का शिकार खुद ही उसके बुने जाल में आ गया। वह कमरे की छत पर बैठकर गुलेल से पक्षियों को भगा रही थी। तभी गुलेल का पत्थर उधर से गुजर रहे दिनेश को जा लगा। दिनेश तिलमिलाता हुआ पास आकर बोला, अरे लड़की, तूने पत्थर क्यों मारा? अरे बाबू, मैंने तुम पर जानबूझकर पत्थर नहीं मारा, खेत में बैठे पक्षियों को भगा रही थी। अब आपको लग गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? चल नीचे उतर, अभी बताता हूँ कि तेरी क्या गलती है। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ आपसे। आती हूँ नीचे। पल भर में रुचि कमरे की छत से नीचे उतर गई। फिर बोली, हाँ बाबू बोलो, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मैं उस जगह को सहला दूंगी। मेरे दिल पर। दिनेश उसका हाथ पकड़कर बोला, हाथ छोड़ो बाबू, किसी पराई लड़की का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं होता है। रुचि ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हम जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। दिनेश ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। रुचि ने देखा कि उसने खूब शराब पी रखी है। उसके मुंह से शराब का भभका आ रहा था। रुचि बोली, यह फिल्मी डायलॉग मत बोलो बाबू, सीधे सीधे मेरा हाथ छोड़ दे। यह हाथ तो अब हवेली जाकर ही छूटेगा। चल हवेली। अरे हवेली में क्या रखा है, आज इस गरीब की कुटिया में चलो। रुचि ने जब यह कहा तो दिनेश खुद ही कमरे के भीतर चला आया। उसने खुद दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर बैठ गया। ज़्यादा नशा होने के चलते उसकी आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। रुचि बोली, जल्दी मत कर, मेरी झोपड़ी भी तेरे महल से कम नहीं है। देख, अब तक तो तूने हवेली की शराब पी, आज तू झोपड़ी की शराब पी कर देख। इतना मज़ा आएगा कि तू आज मस्त हो जाएगा। इसके बाद रुचि ने पूरा गिलास उसके मुंह में उड़ेल दिया। हलक में शराब जाने के बाद वह बोला, तू सही कहती है, क्या नाम है तेरा? रुचि। ले एक गिलास और पी। रुचि ने उसे एक गिलास और शराब पिला दी। इस बार शराब के साथ नशीली दवा थी। वह चाहती थी कि दिनेश शराब पीकर बेहोश हो जाए। फिर उसने 2-3 गिलास शराब और पिला दी। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। जब रुचि ने अच्छी तरह देख लिया कि अब पूरी तरह से दिनेश बेहोश है, इसको होश में आने में कई घंटे लगेंगे, तब उसने रस्सी उठाई, उसका फंदा बनाया और दिनेश के गले में बांधकर खींच दिया। थोड़ी देर बाद ही वह मौत के आगोश में सो गया। रुचि ने पलंग के नीचे पहले से एक गड्ढा खोद रखा था। उसने पलंग को उठाया और लाश को गड्ढे में फेंक दिया। रुचि ने गड्ढे में रस्सी और शराब की खाली बोतलें भी हवाले कर दीं। फिर फावड़ा लेकर वह मिट्टी डालने लगी। मिट्टी डालते समय रुचि के हाथ कांप रहे थे, कहीं दिनेश की लाश जिंदा होकर उस पर हमला न कर दे। जब गड्ढा मिट्टी से पूरा भर गया, तब उसने उस जगह पर पलंग को बिछा दिया। फिर कमरे पर ताला लगाकर वह जीत की मुस्कान लिए बाहर निकल गई। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।